आज हम लोगों को ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन पढ़ना था, है ना, भौगोलिक विस्तार। बाकी तो चीजें पढ़ चुके हैं। तो विस्तार थोड़ा सा मैपिंग को लेकर के चले, है ना। वैसे अगर देखें तो आप आधा अंडरस्टूड है, समझ लीजिएगा। वो भी समझ में आ ही जाता है वैसे। ठीक है, ठीक है। पोतवार घाटी जो मैंने नाम लिया था, है ना, सोहन नदी। हम थोड़ा सा और इस डायग्राम को पिक्चर क्लियर ही कर देते हैं थोड़ा सा। ये सिंधु नदी है। एक इसी की इधर से एक सोहन नदी, इसकी सहायक नदी नदी है, ट्रिब्यूटी है ये है। ठीक है, ये पूरा इधर का जो हिस्सा है, ये पोतवार घाटी है। वैली। ठीक है, ये सोहन है, फिर ये सोहन घाटी हो जाएगा, है ना, ये सोहन घाटी हो जाएगा। ये जम्मू कश्मीर है। इधर से आप आएंगे तो ये तो यमुना नदी मिला दी इधर ही। J&K, है ना। इसको थोड़ा सा और नीचे लेके आइए इधर से। ये दोनों लाइन जानते हो कौन है? एक गंगा है, एक यमुना है। ये गंगा है, ये यमुना है, ये प्रयागराज है, जहां पर दोनों मिल रही हैं। ठीक है, ऐसे ही बिहार होते हुए, बंगाल होते हुए निकल लिए यहाँ बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, इसको और क्लोज लेके जाना तो यहाँ से एक इसकी लाइन कट जाती है, एक धारा इधर से ली जाती है। ये बांग्लादेश पद्मा नाम से यहाँ गिरती है बंगाल की खाड़ी में, गंगा। क्योंकि जैसे जैसे नदियां कोई भी हो, जब आगे बढ़ती हैं और समुद्र के किनारे पहुंचती है, मतलब अपने मुहाने पर होती हैं, तो थोड़ा उनका डिपोजिशन एकदम बढ़ जाता है। तो बहुत सारी चीजें डिपोजिट करती चली तो ऊंचाई बढ़ जाती है और वेग उनका कम हो जाता है। तो जब वेग कम होगा, सामने ऊंचाई ज्यादा होगी, तो उसकी धाराएं इधर उधर बहती रहती है। दो धाराओं के बीच का जो स्थान होता है उसको फिर वो क्या कहते हैं? दो धाराओं के बीच का स्थान को क्या कहते हैं? डेल्टा। डेल्टा कहते हैं। तो वो डेल्टाओं का निर्माण करती है ना। और इसी का अब जैसे ये आई गंगा, इधर से ऐसे निकली पद्मा नाम से बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में। एक ये इधर से बंगाल खाड़ी में सीधे सीधे गंगा इधर हुगली नाम से जानी जाती है पश्चिम बंगाल में, है ना। अब यहीं से एक नदी जहां से ये सिंधु निकलती है आती है ब्रह्मपुत्र, ऐसे ऐसे करके ये भी आके इधर पैरेलल बंगाल की खाड़ी में ही निक्षेपित होती है। इसके और इसके बीच का जो क्षेत्र है ना, गंगा या जो बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है और ब्रह्मपुत्र के जो मुहाने के बीच का, यही है सुंदरबन डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड है। तो ये है। तो ये इसलिए मैंने बनाया था कि जैसे आउटलाइन इधर बहुत क्लियर नहीं, इसके कारण बहुत सारी चीजें उधर क्लियर हो जाती हैं कि जम्मू कश्मीर में कहा जाए। ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, थोड़ा सा और ऊपर होना चाहिए लेकिन चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये इधर पश्चिम उत्तर भाग में, ये इधर पंजाब, इधर हरियाणा, ये थोड़ा सा राजस्थान। ये राजस्थान है। गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र,
कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, है ना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र, इसी में तेलंगाना भी बीच में, उसको बनाएंगे नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ये उड़ीसा, ओडिशा ऐसे है। पश्चिम बंगाल, इधर ले आइए, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है। अब यही पूरा अच्छा चलो ठीक, वेस्ट बंगाल, ये पूरा यूपी, है ना, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ इधर है, यानी तो जिसका कम लगे उसका नामकरण कर देंगे। ये जो लाइन है बस इसी को फोकस करना है जिसको मैंने डाला है नाम में, ठीक है। तो सबसे पहले हम कहां से शुरू करते हैं? प्रागैतिहास का जो पैलियोलिथिक एज है वहां से शुरू करते हैं। निम्न पुरा पाषाण काल, सबसे पहले निम्न पुरा पाषाण कालीन स्थलों के लिए उनके बारे में जो जानकारी मिली, इंफॉर्मेशन मिली, है ना, वो हैंड एक्स, वो पेबल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, हैंड एक्स और पेबल इंस्ट्रूमेंट से तो उनके बारे में जानकारी मिली, इंफॉर्मेशन मिली। तो वो कहां से मिली? तो ज्यादातर जो साउथ इंडियन साइट्स हैं, ये चार राज्य और समथिंग, ठीक है, महाराष्ट्र, यहां से मिले हैं ज्यादातर। बाकी पेबुल भी यहां से मिले हैं बट ज्यादातर। और नॉर्थ में आप जाएंगे तो ये जम्मू कश्मीर और ये पूरा जो सेक्शन है, क्योंकि यहीं से मिलने ही है ना, ये पेबुल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिसमें क्लीवर एंड बिदारणी भी है, चॉपर चॉपिंग भी है, ठीक है। यहां से आप शुरू करो, ऐसे ऐसे घूमते 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 पूरा कवर करो, ठीक है। इससे याद रहता है कि ऊपर से चले फिर नीचे आए। तो अब यहां से चलेंगे, फिर जम्मू कश्मीर आएगा, फिर राजस्थान आएगा, फिर गुजरात आएगा, फिर महाराष्ट्र आएगा, एमपी आएगा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ऐसे क्रम से आएगा। तो एक आइडिया बना रहता है दिमाग में कि साइट्स कौन है, इसे रटने में फिर तो स्किप कर जाता है, इधर उधर हो जाता है। तो सबसे पहले जो साइट है निम्न पुरा पाषाण काल की, वहां का हम मेंशन करते हैं, वो है सोहन नदी घाटी, सोहन वैली। और यहां का जो सबसे मेन साइट है वो है चौतरा। चौतरा, सोहन नदी घाटी में चौतरा, यहां का जो मेन साइट है। यहीं पर सोहन का तो चौतरा ही है, यहीं पर एक स्थान है पिंडी घेप, पाकिस्तान में ही पड़ेगा। पिंडी घेप सोहन से थोड़ा सा हटके है, पुतवार वैली में है। पिंडी घेप वो भी हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन है, यहां से भी कुछ पैलियोलिथिक एज के इंस्ट्रूमेंट्स मिले हैं। तो पिंडी घेप, घेप, ठीक है। तो सोहन नदी घाटी से शुरू करेंगे, यहां से शुरू करेंगे। सोहन की चौतरा है और यहीं पर एक पिंडी घेप साइट है, कोतवार घाटी में है, ठीक है। यहां से हमें स्टार्ट होते हैं। मिला क्या है इसको बहुत अलग से लिखने की जरूरत नहीं, क्या मिला है, क्योंकि पहले से पता है क्या मिला होगा। यहां से मिला है पेबल उपकरण, पेबल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। हाँ, चॉपर चॉपिंग, क्लीवर्स, कुछ एकाध ऐसे छिटपिट तरीके से अगर देखा जाए तो हैंड एक्स भी मिले हैं, एक्सेप्शनल हैंड एक्स भी है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद आप जम्मू कश्मीर में आइए। जम्मू कश्मीर में लिच्छर नदी के किनारे एक पहलगांव नामक स्थल है। पहलगांव,
लोकेटेड लोकेटेड एट द बैंक ऑफ रिवर लिच्छर, लिच्छर नदी के किनारे स्थित है ये। तो ये पीसीएस का अपना होता, पूछ रहे थे किस नदी के किनारे कौन सा है, ये सब पूछते रहते हैं, तो जो आ जाए थोड़ा सा ध्यान रखें। एक नदी है लिच्छर, उतनी पॉपुलर नदी नहीं है, झीलम टाइप का, झीलम, चिनाब, रावी, सतलज जैसा कि आप पढ़ते हैं। इसके किनारे स्थित है पहलगांव। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में यहां से एक स्थल ये मिला है साइट में। ठीक है, इसके बाद सीधे आप पंजाब छोड़ दीजिए, हरियाणा छोड़ दीजिए, सीधे आप पहुंचे राजस्थान में। यहां से स्टार्ट किए, यहां से पहुंचिए, डायरेक्शन ये है। ठीक है, मैं देख रहा हूं। मैप ना हो तो एक जो आती नहीं, खाली सीट आती है, रख लिया, ये 4-6 जेब में पड़े रहने चाहिए, मतलब बैग में पड़े रहने चाहिए, है ना। वो आती पूरा उसे बुकलेट टाइप की, फिर रख के छोड़ दो, क्योंकि मैपिंग की बहुत जरूरत पड़ती है। हिस्ट्री है, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में तो मैपिंग की है ही है, हिस्ट्री में भी मैपिंग की बड़ी जरूरत पड़ती है। और मैपिंग वो चीज है, अब हर एक चीज जितनी भी मानविकी विषय है, मैक्सिमम जितनी जरूरत अगर मैपिंग से आप क्लियर करते हैं, बहुत ज्यादा क्लियरेंस बनता है। ठीक है, तो मैप वैसे भी पड़ा रहना चाहिए बैग में। ठीक है, और बाकी तो ठीक, समझने के लिए तो ठीक ही है, इस प्रकार से तो सारे लोग कर लेते हैं, इधर उधर खींच खांच की बाउंड्री बना के। ठीक है, राजस्थान, राजस्थान इस यहां का है एक तो डीडवाना क्षेत्र, पहली चीज, डीडवाना क्षेत्र है, रीजन है। राजस्थान का दिदवाना क्षेत्र, यहां से पूरा पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। ठीक है, फिर राजस्थान में ही आ, दो साइट्स और हैं जिनका नामकरण अलग से किया गया है, क्योंकि वो कोई वहां बहुत सारे से ब्लैंक हैं जहां पर गांव वगैरह नहीं होते, तो अगर कुछ चीजें मिली हैं तो वहां पर पॉइंट टंग, जैसे 16R और सिंगी तालाब, दो साइट्स और हैं दिडवाना क्षेत्र के बगल हैं। एक तो 16R एक पॉइंट है, और एक है सिंगी तालाब। तालाब को तालाब ही लिखिए, क्योंकि ये क्लियर नहीं बनता है क्लियरेंस कि वो तालाब पाउंड वाला है या तालाब नाम का भी हो सकता है। तो आप तालाब लिखिए, पाउंड वाला है तब भी काम चल जाएगा, नाम का है तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो 16 और सिंगी तालाब नागौर डिस्ट्रिक्ट में, वहां एक नागौर डिस्ट्रिक्ट है ना, वहां पर लोकेशन इसका। ये दोनों साइड किस डिस्ट्रिक्ट में है? नागौर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो ये तो बेसिक साइट्स हो गए यहाँ के, बाकी तो एक आध और है, पूजा गया था, कहीं मैंने डाला है इधर। चित्तौड़गढ़ का गंभीर नदी घाटी का क्षेत्र है, यहां से भी मिले हैं। ठीक है, एक साइट और है, गंभीर रिवर वैली फ्रॉम चित्तौड़गढ़, राजस्थान में ही है। इसको मैं फिर से बनाता चलूंगा, एक एक स्टेट का, एक घालमेल हो गया इसी में, है ना। गंभीर, तो गंभीर रिवर वैली चित्तौड़गढ़, है ना, राजस्थान में। तो राजस्थान का क्लियर हो गया। यहां से, है ना,
डिडवाना क्षेत्र है, सिक्सटीन आर, सिंगी तालाब, गंभीर नदी घाटी, गंभीर रिवर वैली। ये कहाँ का लोग, ये चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट, चित्तौड़गढ़ है वहां, चित्तौड़गढ़ जिले में गंभीर नदी घाटी। ठीक है, ये सब ऐसी नदियां हैं जो केवल आप यहाँ नाम सुन रहे हैं, वो देखने को नहीं मिलेगा। गंभीर नदी कौन सी है, ठीक है। इसे सिंगी तालाब, यहाँ पर एक लूनी नदी है, लूनी तो सुना ही होगा ना, जो लिख ही लीजिए, हालांकि उतना नहीं। सिंगी तालाब, ये 16 आर डिडवाना ये हो गया, और ये लूनी नदी के किनारे है, लूनी रिवर। नागौर जिला, लूनी रिवर, ये दोनों जो है नागौर जिले में है, तो आपने लिखा ही लूनी रिवर के किनारे स्थित है। ठीक है, इसके बाद मध्य प्रदेश में आप एंट्री कीजिए, एमपी। एमपी का क्षेत्र जहां, आप यहां से उठाइए, नर्मदा से ले लीजिए, फिर इधर चंबल होते हुए, बहुत दूर नहीं चलना है। वे यहाँ का एक जो सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट साइट है, ये क्या है सर, पहलगांव से भी पेबुल इंस्ट्रूमेंट्स मिले हैं जी, पेबुल इंस्ट्रूमेंट ही मिले हैं। ठीक है, हैंडएक्स वगैरह बहुत कम मिले हैं, क्योंकि नॉमिनल है। हैंडएक्स साउथ इंडिया की स्पेशलिटी है, और पेबुल उपकरण जो है ये नॉर्थ की है। अब एकदम से ये नहीं कहा जा रहा है कि जैसे हैंडएक्स है और नॉर्थ से मिले ही नहीं, नहीं, एक्सेप्शनल मिले हैं। ठीक वैसे ही साउथ में पेबुल मिले ही नहीं, गलत बात है, मिले हैं बट एक्सेप्शनल है। बट साउथ की स्पेशलिटी पेबुल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और सॉरी, नॉर्थ की स्पेशलिटी पेबुल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और साउथ की स्पेशलिटी हैंडएक्स है। तो पहलगांव से भी नहीं, से ही मिले हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट राइट है। फिर यहाँ का एक है भीमबेटका, जो सबसे इंपॉर्टेंट साइट है मध्य प्रदेश में, एमपी में, वो है भीमबेटका। आपने लिखा भी हुआ, यहां भी डाल लीजिए। ठीक है, भीमबेटका से हमको पूरा पाषाण कालीन शैलाश्रय के प्रमाण मिले, शेल्टर्स। ठीक है, शैलाश्रय, शेल्टर्स, स्टोन शेल्टर्स। और कितने शेल्टर मिले हैं, करीब 623 शेल्टर्स मिले हैं, 623 गुफाएं मिली हैं यहां से। जहां से कल हमने चित्रकला जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसका जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है हिस्ट्री में, वो उसके चित्रकला का ही है, पेंटिंग का ही। वहां से जो चित्रकला मिला है भीमबेटका से, वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूट करता है हिस्ट्री में या वहां के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो भीमबेटका सबसे इंपॉर्टेंट साइट है, और वहां की जो सबसे बड़ी विशेषता भीमबेटका की, वहां से चित्रकला की चीजें या चित्रण की जो भी चीजें मिली हैं, भीमबेटका से ही सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्लियर चीजें मिली, जो इन्फॉर्म करती हैं अबाउट द प्री हिस्टोरिक एज। ठीक है, करीब करीब 623 केप्स मिले हैं वहां पर। ठीक है, तो एमपी का ये है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। बाकी कैसे बनाया गया, चित्रकला में हम लोगों ने पढ़ा ही, क्लीवर से बनाया गया, ये पेंट वो पेंट, इसीलिए उसको अलग कर दिया है। नर्मदा घाटी में एक हथनौर स्थान है, ये नर्मदा है, और मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में, नर्मदा घाटी में, यही एमपी में ही डाल लीजिए, हथनौर एक साइट है, हथनौर। यहां से मिली है मानव की खोपड़ी, पत्थर की नहीं है, लेकिन वह हड्डी की है। खोपड़ी हड्डी की होती है, मध्य पाषाण काल का नहीं। इसका रिलेशन डेट वाइज अगर देखें तो निम्न पूरा पाषाण काल से रिलेटेड है, लेकिन मानव की खोपड़ी मिली है। तो स्केलेटन के रूप में देखा जाएगा, कोई औजार, बोन्स, इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में कोई अंग है ना, ये इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं। तो ठीक है, तो मानव की खोपड़ी मिली है,
और अगर हम डेट वाइज देखें, काल वाइज देखें, तो इसका संबंध जो है वो पूरा पाषाण काल से ही लगाया जाता है, उस काल से, क्योंकि पता चलता है ना कि कार्बन डेटिंग से कितने वर्ष पुरानी है, तो लगेगा निम्न पूरा पाषाण काल से ही संबंधित है। ठीक है, तो हथनौर से मानव की खोपड़ी मिली, ये नर्मदा घाटी में मध्य प्रदेश में ही आता है। ठीक है, क्लियर। अब आ जाइए यूपी, एमपी के बगल यूपी। अब यूपी में इतना बड़ा क्षेत्र है, काम का नहीं है, काम का सिर्फ यही पॉइंट है जहां गंगा यमुना मिल रही है, क्योंकि यहाँ स्थित है इलाहाबाद प्रयागराज, और इलाहाबाद के निकट ही बेलन घाटी। तो यूपी में इलाहाबाद के निकट बेलन वैली, बेलन वैली, बेलन घाटी। निम्न पुरा पाषाणकालीन साइट है। क्या मिला है यहां से? जो भी मिला है तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना। क्या मिला है? स्टोन तो ठीक है, उस स्टोन के लिए उतना नहीं ये जाना जाता बेलन घाटी। यहां से वो अस्थिपंजर वाला जो मिला, यहाँ बेलन घाटी में एक लोधा नाला से एक मातृ देवी की हड्डी निर्मित मूर्ति मिली है, जिसका संबंध अगर कालखंड से देखेंगे तो ये पैलियोलिथिक एज से है, भी लोअर पैलियोलिथिक एज से रिलेट करता है। बट वो जो वस्तु मिला है वो लोअर पैलियोलिथिक की स्पेशलिटी नहीं है, वो स्पेशलिटी किसी की भी नहीं है, वो मेसोलिथिक की भी नहीं, वो इंडिपेंडेंट है, इंडिविजुअल स्पेशलिटी लेके है, एक्सेप्शनल है। क्योंकि इससे हम ये भी नहीं कह सकते कि लोअर पैलियोलिथिक एज वाले हड्डियों से चीजें बनाने लगे थे, नहीं कह सकते। वो मातृ देवी की मूर्ति के रूप में है समथिंग, तो बस उसको एक्सेप्शनल मान लें, क्योंकि उसी के बाद मेसोलिथिक आता है। अपर पैलियोलिथिक में मिला है ना, बेलन घाटी से चीजें जो मैं अपर पैलियोलिथिक से मिला है ना, बताया गया नहीं बताया गया, अपर पैलियोलिथिक से मिला है। उसी के बाद हड्डी के औजार शुरू हो गए, बट इसके कारण आप पैलियोलिथिक को ये नहीं कह सकते कि यहां से हड्डी बनना शुरू हो गई, नो, एक्सेप्शनल है। बट ठीक है, ये क्वेश्चन पुटअप हो चुका है भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ भी चुका, यूपी वाले पूछ चुके हैं। तो बेलन घाटी उत्तर प्रदेश का, और बाकी यहां से बहुत सारे स्थल है। अब पाषाण काल की अगर हम बात करें, पूरे पैलियोलिथ पूरे क्या कहते हैं प्रीहिस्ट्री की बात करेंगे, तो अभी यहां से आगे चल करके बहुत कुछ मिलेगा। अभी यही वो इलाहाबाद का क्षेत्र है, बेलन घाटी, और वो प्रतापगढ़ वगैरह पूरा कंप्लीट कर लीजिए, जिसमें सराय, नाहर राय, महदा आएंगे, यहीं से कोल्डिहवा, यही वो लोकेशन है। ठीक है, यहीं से लहुरा देव, यही वो लोकेशन है। तो बहुत पाषाण काल के लिए बहुत सारी चीजें देता है, पूरे प्राग इतिहास के लिए, प्री हिस्ट्री के लिए। ठीक है, पर इस काल से हम ये चीज उठाते हैं। ठीक है, तो बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में। फिर आइए महाराष्ट्र, और नोट कर लीजिए वहीं कहीं महाराष्ट्र डाल के। महाराष्ट्र में गोदावरी की सहायक नदी है एक प्रवरा, प्रवरा नदी के किनारे नेवासा एक प्रमुख स्थल है। ठीक है, गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा के किनारे स्थित नेवासा, तो नेवासा वाज द इंपॉर्टेंट साइट located near Pravara river, located near Pravara river, tributary of Godavari, tributary of Godavari in महाराष्ट्र। नेवासा एक इंपॉर्टेंट स्थल है, यही उसी नेवासा के बगल में चिरकी। हाँ, तो महाराष्ट्र में नेवासा एंड चिरकी, नेवासा एंड चिरकी, नेवासा इंपॉर्टेंट है यहां पर, नेवासा के बगल में है। कहां लोकेशन है इनकी? प्रवरा नदी के किनारे है, जो गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है। ठीक है, ये यहीं पर होगा, क्योंकि गोदावरी फिर ऐसे निकलेगी भाई,
नर्मदा, ताप्ती, यहीं बगल से ही गोदावरी है ऐसे, है ना, ऐसे निकलती, फिर यहीं से महानदी भी होगी जो उड़ीसा में निकलती है ना। ये गोदावरी फिर यहीं पर प्रवरा एक इसकी कोई नदी होगी निकल के आके ऐसे मिली होगी, ठीक है। तो गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा नदी। एक मिनट, अपर पैलियोलिथिक एज में आए थे, ठीक है। तो लोअर पैलियोलिथिक साइट्स में कैसे मिले ह्यूमन स्कल, मैं उसी पे तो डिस्कस कर रहा था अभी। लोअर पैलियोलिथिक साइट्स में ह्यूमन स्कल नहीं बेटा, मानव की खोपड़ी एक्सेप्शनल मिली है और उसका संबंध सबसे स्टार्टिंग एज से लगाई जाती है, हाँ लो इस कालखंड से है, बट प्रॉपर उससे रिलेट करके कोई कहानी या कोई कल्चर या कोई बहुत बड़ा कालखंड लेके वो आगे नहीं बढ़ती है। तो बस वो एक्सेप्शनल मिली है और उसका संबंध किस काल से लगाया जाए तो एज निकाला, पता चला वो लोअर पैलियोलिथिक एज से रिलेट कर रही है, तो बस उतने ही, उससे ज्यादा नहीं। प्रवरा रिवर की लोकेशन को बता दीजिए। प्रवरा रिवर की लोकेशन गोदावरी नदी है, गोदावरी की सहायक नदी है, ये देखिए गोदावरी नदी है, ये हाँ ये ठीक है, और गोदावरी की ही एक सहायक नदी प्रवरा है, मैं फिर से कर दे रहा हूं, ये यहीं पर है। क्लियर हो रहा है। सहायक नदियां छोटी होती है, आकर के मिल जाती हैं, खत्म हो जाती है अस्तित्व, ठीक है, तो कहीं से भी उसको आप जोड़ सकते हैं। गोदावरी कभी कभी प्रवरा ना पूछ करके गोदावरी पूछे तो उसमें कुछ गलत नहीं किया वो, ठीक है, वो गोदावरी भी कह सकता है। प्रवरा तो हम लोग बहुत मतलब खोदबीन के करके निकले, हाँ प्रवरा के किनारे है, प्रवरा क्या है, ये जाकर के गोदावरी मिलती है, उसकी सहायक नदी है, उसकी ट्रिब्यूटी है, तो इस तरीके से, ठीक है। तो प्रवरा गोदावरी की, ये गोदावरी नदी है, ये नर्मदा, ताप्ती, ताप्ती के नीचे निकलेगी गोदावरी, गोदावरी की ही एक सहायक नदी है ये प्रवरा, ये दिख रहा है ये। फिर आगे महानदी की जरूरत नहीं, वो भी बता दें, इसके नीचे से जाएगी महानदी, फिर यहां से कृष्णा, यहां से कावेरी, सॉरी ये कृष्णा, ये तुंगभद्रा, ये दोनों मिलके आगे बढ़ेंगी, फिर यहां से कावेरी, ठीक है, ये रायचूर दोआब है, फिर आगे जाने दो, ठीक है, बहुत नदियां हैं, उतना काम का नहीं है। हो गया, ओके। तो महाराष्ट्र का हो गया, नेवासा, चिरकी, क्लियर। फिर आइए आंध्र प्रदेश में, एपी, आंध्र प्रदेश में, यहां नदी वदी का नाम नहीं है, नहीं, हाँ कुछ साइट्स हैं। आंध्र प्रदेश में गिद्दलूर और करीमपुरी दो स्थल हैं। आंध्र प्रदेश को आप यहां से लीजिए, ये गिद्दलूर गिद्दलूर और करीमपुरी, करीमपुरी आंध्र प्रदेश में, गिद्दलूर और करीमपुरी, इसको बंद करना मैं भूल गया, एक मिनट, ठीक है, ये दो साइट्स हैं। फिर कर्नाटक, कर्नाटक ये है, ये कर्नाटक का साइट है, ये कनिका जी दिख रहा है, और कोई आया है, अखिल सर एक बार प्रवरा, अखिल नाम बोला, प्रवरा रिवर गोदावरी की राइट हैंड ट्रिब्यूटी है या लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटी है, राइट हैंड नहीं है, एक मिनट, एक मिनट बता रहा हूं, हाँ राइट हैंड ही है, इधर से आ रही है, क्योंकि दो नदियां ये उल्टा बहती हैं शायद, इधर से इधर आती है, इधर जाती है, तो इस तरीके से राइट हैंड है। ओके, कर्नाटक इसमें के माल प्रभा और घाट प्रभा दो नदी घाटियों के बीच में स्थित स्थल है हुंसगी। कर्नाटक में
दो नदी घाटियों के बीच का एक स्थल है हुंसगी। क्योंकि हुंसगी, हुंसगी लोकेटेड इन बिटवीन वैली ऑफ, इन बिटवीन वैली ऑफ मालप्रभा एंड घाटप्रभा रिवर। कर्नाटक में मालप्रभा और घाटप्रभा नदियों के बीच का, घाटियों के बीच का जो क्षेत्र है उसमें हुंसगी एक अच्छा स्थल है। ठीक है, ये मेन है। स्थल तो और भी कई छोटे छोटे होंगे, बट जो लीड कर रहा है उसका नाम लिखा जा रहा है हुंसगी। चलिए ठीक, स्थल और में हुंसगी। ठीक, तमिलनाडु, तमिलनाडु, इधर आओ, ये है आंध्र के नीचे, ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु का जो सबसे प्रमुख स्थल है, सबसे पहले से आप लोगों को पता है, वो है पल्लवरम। क्योंकि पल्लवरम ने ही प्राग इतिहास को स्टार्ट किया है, प्री हिस्ट्री को। पल्लवरम, ठीक है, ये तो मेन है। अब पल्लवरम के अलावा यहां पर और भी बहुत साइट्स निकाले गए हैं खोज के, जैसे अतिरपक्कम। अब नोट कीजिए, पल्लवरम के बाद अतिरपक्कम, वादामुद्रई, वादामुद्रई, मनाजनकारम, गुड्डियम, गुड्डियम, वाई एम लगा दो भाई, गुड्डियम, जी ये, ठीक है। अतिर पल्लोरम के बाद है अतिरपक्कम, वादामुद्रई, मनाजनकारम, गुड्डियम। ठीक है, ये कुछ मेज साइड को। बाकी एक लाइन और यहां पर लिखना है, आप नोट कर लीजिए कि मद्रास में स्थित कोर्टल यार नदी घाटी, कोर्टल यार नदी घाटी मद्रास में स्थित, हालांकि आज जो चेन्नई है, कोर्टल यार नदी घाटी पुरा पाषाण कालीन स्थलों के लिए जानी जाती है। ठीक है, द कोर्टल यार रिवर वैली लोकेटेड इन मद्रास इज नोन एज फॉर द साइट्स ऑफ पैलियोलिथिक। ठीक है, साइट्स ऑफ पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक साइट्स के रूप में जानी जाती है। तो कोर्टल यार एक नदी घाटी है वहां पर मद्रास में, वो सबसे ज्यादा, हमको लगता है कि ये सब जितने साइट्स आए ना, ये सब उसी नदी घाटी के हैं। हालांकि वो अलग से लिखा हुआ है, बट आई थिंक ज्यादातर जितना ये समूह है ना, ये पल्लवरम के बाद की जितने, उसी नदी घाटी से स्थित। बट वो नहीं दे रहा है तो आपको बहुत जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आए तो आप ये जान के चलो फिर यही करना है। अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो फिर उसको सेपरेट जाने रही। कोर्टलियार नदी घाटी पूरा पाषाणकालीन स्थलों के लिए स्पेशली जानी जाती है मद्रास में, जो आज चेन्नई में। ओके, ये है। तो ये निम्न पुरा पाषाण काल से हमने शुरू किया है। ठीक है,
ये सारे साइट कंटिन्यू चलेंगे, कुछ खत्म नहीं होगा, क्योंकि कालखंड चल रहा है, ठीक है, लोग चल रहे हैं, लोगों के कल्चर चल रहे हैं, मतलब जो कुछ भी कर रहे हैं, तो अचानक वो चेंज नहीं होता है, क्योंकि जो लोकेशन बनती है एक बार वो सूटेबिलिटी के कारण बनती है, और इस समय की ये सारे लोकेशंस की जो सूटेबिलिटी है उनको सूट कर रही है, क्योंकि वो सब के सब नोमैडिक लाइफ वाले हैं, टोटल प्रकृति पर डिपेंड है, नेचर पर डिपेंड है, कुछ भी करना नहीं मतलब जानते, मतलब प्रोड्यूसर के रूप में किसी भी फॉर्मेट में वो नहीं है, ठीक है, वो केवल बस उतने ही है जितने में कलेक्ट करके यूटिलाइज कर ले, ठीक है। तो जहां पर उनकी बस्तियां ये सब पाई गई हैं, जो प्रकृति है उसके लिए या उनके इस आदत के लिए, इन जरूरतों की पूर्ति के लिए सुटेबल रही होगी, ठीक है। तो वो सुटेबिलिटी जब तक जाएगी नहीं तब तक वो साइट हटेगा नहीं। दो कारण हो सकते हैं कि ये साइट हटके दूसरी साइट हो जाए, या तो सुटेबिलिटी खत्म हो जाए, या तो ये अपग्रेड कर जाए। अपग्रेड कर जाए मीन जैसे कि भी आपने देखा आगे चल करके एग्रीकल्चर आ गया, तो पहाड़ों में रहना पूरा पाषाणकालीन या नोमैडिक लाइफ में ज्यादा सूटेबल है, क्योंकि पहाड़े प्राकृतिक संसाधनों के लिए एक अच्छे स्थान है। पहाड़, पर्वत, हिल्स, प्राकृतिक संसाधनों पर अगर पूरी तरह डिपेंड रहना है तो आई थिंक हिल्स इज द बेस्ट, है ना। तो ठीक है, रह रहे हैं अपना। लेकिन अब एग्रीकल्चर आपने डेवलप कर लिया, अब आपका बेस एग्रीकल्चर हो गया, तो पहाड़ इज नॉट द सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, है ना। पहाड़ों पर खेती बड़ी मुश्किल से होती है, बहुत मुश्किल से होती है, ठीक है। वो भी कुछ फसलें होती हैं, कुछ तो नहीं ही होती हैं, तो फिर अब साइट चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ना कि या तो ये सूटेबिलिटी खत्म हो जाए या तो ये अपग्रेड कर जाए, दो ही रीजन होगा जब वो साइट हटेगी। तो फिलहाल अभी आप देखिए, अपग्रेड करना जो कि आप पढ़ के आए हैं, या सूटेबिलिटी खत्म होने, ये दोनों जो रीजन है इसके लक्षण कब, तो सूटेबिलिटी तो खत्म नेचर का होता नहीं है, वो जिस नेचर का जो है प्रकृति का वो वैसे बना रहेगा। नदियों में पानी होता है तो पानी ही बहेगा, पेट्रोल कभी नहीं बहेगा, या तो सूख जाएगा, बस इतने होगा। वो भी रेयर कंडीशन है। इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग जानते हैं कितनी नदियां आई हो, तो कितनी गई कोई नहीं, एकाध नाम आते हैं, वो भी ऐसे पौराणिक फॉर्मेट में आते हैं कि कभी कभी पौराणिक रूप से हम विश्वास करते हैं, लेकिन जब हम साइंस में उतरते हैं, बहुत दिमाग लगाते हैं, तो लगता है ये है ही नहीं है। अब जैसे प्रयागराज में कहते हैं कि गंगा यमुना सरस्वती 3 नदियों का संगम, तीसरा दिखता ही नहीं है। वो सरस्वती कहाँ है? तो दो तो दिख रही तो मान गए, अब तीसरा नहीं दिख रहा है भाई, तो हम नदी यानी भौगोलिक या भौतिक रूप में तो नहीं मानेंगे। हाँ, वैसे संगम मान लेंगे कि भाई यमुना कर्म का प्रतीक है, गंगा ज्ञान का प्रतीक है, नहीं सरस्वती ज्ञान के प्रतीक है, और गंगा वो क्या कहते हैं, भक्ति का प्रतीक है, यमुना कर्म का प्रतीक। तो भक्ति, कर्म और ज्ञान तीनों की त्रिवेणी वहां पर प्रयागराज में नो डाउट ये मिलती है। अब पौराणिक कथाओं में जाओगे तो ये त्रिवेणी मिलती है, वहां पर भक्ति भी देखने को मिलती है, वहां पर ज्ञान भी देखने को मिलता है वहां पर, और क्या कहते हैं कर्म भी देखने को मिलती, तीनों चीजें। तो इस रूप में देख, तो पौराणिक में जाए तो बात अलग है, तो कभी कभी भौतिक में विश्वास करना मुश्किल हो जाता है चीजों को। तो ऐसे में सरस्वती नदी का ही आई थिंक सारे लोग सुनते आ कि ये थी अब नहीं है, बाकी और किसी नदी के बारे में लोग सुने कि ये थी और नहीं है, जो थी वो है। रास्ते थोड़ा इधर उधर भले नदियां रास्ते चेंज करा करती हैं, थी वो, है ना, ऐसा है। अच्छा, हम अगर भौतिक फॉर्मेट में देखें तो सरस्वती नदी का उद्गम केंद्र अगर मान ही लें, अभी आप नाम आएगा इधर, वैदिक काल में इसका तो सीधे सीधे नाम आएगा, और सिंधु घाटी की सभ्यता में भी इसका नाम आएगा। सरस्वती नदी के किनारे बहुत सारे स्थल, सरस्वती नदी के किनारे बहुत सारे स्थल डेवलप हुए। तो वो सरस्वती नदी वो पंजाब
वो जम्मू कश्मीर से निकल करके पंजाब, हरियाणा, राजस्थान होते हुए राजस्थान में ही कोई साइट, कोई स्थान है, वहां पर विलुप्त हो जाती है। तो वो राजस्थान में विलुप्त हो जाती है। कोई बिनसम नामक स्थान है, ऐसा पढ़ा गया है कि हरियाणा होते हुए निकलती है और राजस्थान में आकर के वो विलुप्त हो जाती है। तो प्रयागराज कहां पहुंच गई? राजस्थान इधर पश्चिम में है, प्रयागराज उधर उत्तर पूर्व में है जाकर के। वहां जाकर के यमुना में कहां मिल रही है? सरस्वती का तो लोकेशन इधर आया ना, ये गंगा यमुना है तो सरस्वती इधर से आएगी। ये सरस्वती है, ये दसदोती नदी ऐसे निकलती है? यही चीज है ना। ये ब्रह्मर्षि देश है, ये ब्रह्मावर्त है, ये वैदिक काल में पढ़ा गया है। अलकनंदा के नाम से आती है वो। नहीं, वो है सरस्वती। अच्छा, सरस्वती। नामकरण हो सकता है, में भी हो सकता है। तो वो आके अलकनंदा मिल गई, अलकनंदा इधर आकर के भागीरथी मिल गई, दोनों मिलकर के इधर देवप्रयाग में भागीरथी से मिलने के बाद गंगा नाम से आकर ऋषिकेश होते हरिद्वार होते हुए निकल गई प्रयागराज, है ना। तो अब भागीरथी उधर से आती है, कहां भागीरथी नाम नदी का कहां है? यही गंगा को भागीरथी बेसिकली कहा जाता है जब उद्गम स्थल से निकलती है, और अलकनंदा में मिलने से पहले उसका नाम भागीरथी है। भागीरथ का प्रयास और लाया गया, लेकिन इसका भागीरथी नाम और एक जगह है। चूंकि बात आई है तो चर्चा है, क्योंकि क्वेश्चन पीसीएस में पूछा जा चुका है, तो बता दिया जाए कि एक बार चूंकि प्लासी का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। पूछा गया था कि प्लासी किस नदी के तट पर स्थित है। ये क्वेश्चन पुट अप हो चुका है। अब प्लासी नामक स्थान कहां है? बिहार में है, लगभग बिहार बंगाल के वहीं अगल बगल, बिहार बंगाल के बॉर्डर पर ही है, जहां पर ये बगल में गुजरती है ना। तो उसमें जो ऑप्शन था उसमें गंगा भी है, उसमें हुगली भी है, भागीरथी भी है। उसका आंसर देखा गया तो अब बताया गया गंगा इज द राइट आंसर होना चाहिए, गलत उत्तर है। उसका जो राइट आंसर वो भागीरथी है। तो बाद में हमने सर्च किया इस पर, यार ये मामला क्या है। तो पता चला जब नदियां आगे बढ़ती है, भूगोल को उठाइए तब समझ में आएगा, जो कि अभी मैंने चर्चा की कि जब नदियां आगे बढ़ती हैं, जैसे जैसे वो मुहाने पहुंचती हैं, जैसे बंगाल में मुहाने पर समझो पहुंच गई, तो उसका जब डिपोजिशन बढ़ता है कई धाराएं उसमें निकल के कट जाती हैं। तो प्लासी नामक जिस गांव से उसकी एक धारा कट के ऐसे जा रही है, और यहीं पर प्लासी है, तो यहीं से एक धारा कट के ऐसे जाकर के फिर ऐसे मिल गई। ऐसे कई धाराएं मिलती बनती बिगड़ती रहती, एक धारा कट के इधर चली आई जो बड़ी बन गई। तो ये धारा इधर से कटी, इधर डिपोजिशन बढ़ गया होगा तो निकल गई, इधर से बह गई, इधर खाली होगा फिर आके मिल गई होगी। यहीं पर बगल में स्थित प्लासी का गांव। अब चूंकि गंगा भागीरथी के नाम से पहले से ही निकली है, तो पवित्रता में तो पूरे देश में और देश के बाहर भी ये प्रसिद्ध है, अपनी पवित्रता के लिए जानी जाती है। इसका लोग जो है सम्मान इसकी पवित्रता कारण करते हो। इसको नदी ये नहीं है, ये लोगों की भावनाओं से जुड़ी चीज है। गंगा मात्र नदी नहीं है, ये भी ध्यान रहे, लोगों के मन से बात किया जाए तो ये देवी का स्वरूप है, ये गॉडेस है, यही तो है। तो जब इसकी एक धारा इसकी बगल से गुजरी, तो जो लोग यहां से यहां जाकर के गंगा स्नान नहीं कर पा रहे थे, दूर पर उनके बगल से गुजर रही, बोले गंगा माता, भागीरथी माता इधर से, तो वो लोग उसका पुराना नाम उठा करके रख दिए। वहां की पवित्रता कहां है? तो वो पर्टिकुलर प्लासी गांव वाले जिसके गुजर से वो धारा गुजर रही थी, उस गंगा को जो अभी आगे हुगली नाम से जानी जाएगी, वहां पर उसको भागीरथी कह करके पुकारने लगे। तो पर्टिकुलर वही एक धारा जो भागीरथी के नाम से वहां पर जानी जाए, तो प्लासी गांव वालों के लिए ही है, सबके लिए प्रॉपर नहीं है। वहां पर वही गंगा भागीरथी के नाम से, तो प्लासी वाले भागीरथी कह रहे हैं, इसलिए उनके लिए तो अब प्लासी किस नदी के किनारे? तो भाई जो लोग कह रहे हैं उनकी भावनाओं को ठेस क्यों पहुंचाना? आप गंगा कह करके उनकी भावनाओं को ठेस क्यों? भागीरथी नाम से जानना चाहते तो आप भी बताओ। तो उनके हिसाब से भागीरथी, तो सर्च करने के बाद फिर हमको पता चला कि यार भागीरथी इज द वास्तव में राइट आंसर एग्जैक्टली। तो इस तरीके से इतना घुस के क्वेश्चन है। पर्टिकुलर गांव वाले उस धारा को किस नाम से जानते हैं?
इस तरीके से। तो कुल मिलाकर के कभी कभी नाम ऐसे चेंज होते रहते हैं। है तो गंगा ही, इधर पद्मा नाम से जानी जा रही है, बंगाल में हुगली नाम से, है तो गंगा ही, चीज तो वही है। और धारा होती, गंगा बहुत बड़ी नदी है, गंगा बहुत बड़ी, इसमें बहुत बड़े बड़े डेल्टा है, बीच बीच में डेल्टा है। मतलब नदी कट के निकलती, लगती दूसरी नदी बहने लगी है। एक शहर से वही गंगा की धारा जा रही, दूसरे शहर से वही गंगा दूसरी धारा जा रही, फिर आगे जाके दोनों मिल जा रही हैं। हमने भागलपुर में देखा ये चीज। भागलपुर वहां पढ़ा नहीं, तो भागलपुर से बगल से गुजरती है ना ये, वहीं से आगे निकलती है बंगाल के लिए। वैसे चले गए तो बुराड़ी घाट है, बुराड़ी घाट जिस पर बना हुआ गंगा नदी पर, वो एक धारा निकल के आई, उसकी जो मेन धारा बहुत दूर है, कम से कम 5 किलोमीटर आगे उधर से गुजर रही है। हमने कहा जाने तो उधर कौन जाएगा, यही ठीक है। तो गंगा के पास है ऐसी क्षमता की काम करती, गंगा बहुत बड़ी नदी है यहाँ की, भारत की। ओके, हो गया। तो इस तरीके से साइट्स आप निम्नपुरा पाषाण काल से शुरू करते हैं। अब ये सारे साइट्स आगे के क्रम में, आगे के कालखंड के लिए भी वही रहेंगे जब तक हम चेंज ना करें। खास करके भी निम्नपुरा पाषाण काल की साइट उठाए गए हैं। अभी मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक में तो ये चलेंगे ही चलेंगे, मेजोलिथिक में देखा जाएगा। तो ये चल रहे हैं। एक साइट आप मध्यपुरा पाषाण में जोड़ लीजिए, और मध्यपुरा पाषाण काल में एक साइट आप जो उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास चकिया, अगली लाइन में मेंशन करो, उत्तर प्रदेश के पास, उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास स्थित एक स्थल है चकिया, बनारस में चकिया, नियर बनारस, वहीं कहीं डाल लीजिए ब्रैकेट में। ये मध्यपुरा पाषाण कालीन एक नया स्थल ऐड हुआ है। वो सारे हैं उनके साथ, अब चूंकि स्पेशली ये निकालोगे तो ये मध्यपुरा पाषाण कालीन है, ये निम्नपुरा पाषाण काल का इसका कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन मध्यपुरा पाषाण के उन सारे स्थलों का पूरा रिलेशन है जो निम्नपुरा पाषाण काल में थे, केवल चकिया का उसमें रिलेशन है, ये उल्टा नहीं जाएगा, वो लोग सीधे आ रहे हैं। ठीक है, तो चकिया जोड़ लीजिए। ठीक, इसके बाद अगली लाइन में उच्चपुरा पाषाण काल में, उच्चपुरा पाषाण काल में इलाहाबाद के पास स्थित एक स्थल मिला है उच्चपुरा पाषाण काल संबंधित, उसका नाम है चौपानी मांडो। ये चौपानी मांडो, तो देर फाउंड वन अनदर साइट्स नेम्ड चौपानी मांडो नियर इलाहाबाद। ठीक है, रिलेटेड अपर पैलियोलिथिक पीरियड, ये अपर पैलियोलिथिक पीरियड में आया है। ठीक है, तो अपर पैलियोलिथिक में आएंगे तो ये, अब वो चकिया जुड़ गया तो चकिया क्रम से यहां भी आएगा आगे क्रम में, तो वो जुड़ करके आ रहा है, तो चकिया के साथ इसको भी जोड़ दिया अपर पैलियोलिथिक। ठीक है, तो ये विशेषता, चौपानी मांडो की एक और विशेषता है जो अगली लाइन में आपको मेंशन करना पड़ेगा, चाहे नोट करके लिख लीजिए, वही नोट लिखिए, नोट और करके लिख लीजिए कि चौपानी मांडो से अपर पैलियोलिथिक से लेकर के नव पाषाण काल तक की जानकारी मिलती है। तो ये जो चौपानी मांडो आया है, ये अपर पैलियोलिथिक में तो आया, लेकिन आगे चल करके जितने कालखंड प्री हिस्ट्री के हैं वो सारे कालखंड में ये पाया जाएगा। तो चौपानी मांडो से उच्चपुरा पाषाण काल से लेकर के नव पाषाण काल तक की जानकारी मिलती है। देयर फाउंड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम चौपानी मांडो, फ्रॉम अपर पैलियोलिथिक टू न्योलिथिक इज क्लियर। तो यहां से, तो ये इसकी एक अलग विशेषता है। तो ये पैलियोलिथिक काल के साइट्स कंप्लीट हुई। अब आ जाइए मध्यपुरा पाषाण, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में थोड़ा साइट्स अलग होंगी, क्योंकि थोड़ा सा अपग्रेड किए हैं लोग, कारण कई भी रहा है। एक तो सूटेबिलिटी का भी कारण रहा है, और अपग्रेड करने का, नहीं अपग्रेशन का भी कारण रहा है। दोनों रीजन है। ठीक है,
मध्य पुरा पाषाण काल यानी मध्य पाषाण काल में लोकेशंस चेंज होंगी। सूटेबिलिटी का मतलब यह है कि मैंने बताया कि वो जो जानवर या जो भी जिसका शिकार वगैरह करते, शायद लोकेशन उनका हट गया होगा। हटने का रीजन भी हो सकता है कि भाई बार बार, है ना, जब चीजें कहीं भी किसी लोकेशन पर लगातार नुकसान होता है तो वो जानवर हो, मनुष्य हो, कोई हो, वो फिर थोड़ा सा अपनी सिक्योरिटी के प्रति के लिए लोग, सारे लोग संवेदनशील होते हैं। ऐसा नहीं कोई जानवर है तो सिक्योरिटी के लिए वो संवेदनशील नहीं है, इमोशनल वो भी है सिक्योरिटी के लिए। मैंने बताया नहीं, चींटी वाला उदाहरण जो दिया था, लोग भाग जाते, तो कारण ये भी हो, तो एक सूटेबिलिटी हटी ये भी हो सकता है और अपग्रेडेशन भी हो सकता है, क्योंकि मध्य पाषाण काल में आपने पढ़ा कुछ नई नई चीजें लोग करने लगे थे। पहले तो अच्छा, अपग्रेडेशन में सबसे पहली चीज तो परिवार जैसा समूह बन गया, लोगों का समूह पहली बार बना, फिर स्तंभ गर्त वगैरह बनाए। हालांकि सूटेबिलिटी के कारण जब समस्या आई तब ये अपग्रेड किए, बट किए, तो रीजन तो दोनों शामिल है। तो मध्य पाषाण काल में चीजें यानी साइट्स चेंज हो गई, तो मध्य पाषाण कालीन स्थल